साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों जो टॉपिक वाइज अपने शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट कर लिए और आज अपन पूरी मनोविज्ञान के आधारित अपन 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये अपने जो क्वेश्चन रहेंगे लगभग 500 क्वेश्चन रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको 500 क्वेश्चन NCERT 11-12 के आधार पर मैं करवाऊँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है क्योंकि अब आपके पास कम समय है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेक्निकल जो क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्योंकि आपने पिछली बार पात्रता में ये सब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ी थी, उसके बाद में आपने थोड़ा शायद विशेष ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं दिया है, तो अब आपके लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपके सामने स्किनर, थॉर्नडाइक, ब्रूनर और हल। तो इसमें जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर भी है, थॉर्नडाइक भी है और हल भी है, लेकिन ब्रूनर जो है व्यवहारवादी नहीं है, वैसे संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं और इनको निर्मितवादी भी अपन कहते हैं। तो कम समय में मेरी कोशिश रहेगी इन सभी आज के जो 50 क्वेश्चन है वो मैं लगभग 40-45 मिनट के अंतर करवाऊँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संबंध में सही है? निर्मितवाद हालांकि आपका टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन आपके शिक्षा मनोविज्ञान में निर्मितवाद का क्वेश्चन शिक्षण विधियों में आने की पूरी संभावना है। ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। आपको देखना इनमें से कौन सा कथन सही है। अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान विभिन्न कौशलों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है इनमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब। ऑप्शन क्या है पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ज्ञान जो होता है, निर्मितवादी जो अवधारणा वो ये मानती है कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। हालांकि वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे पियाजे मानता है कि बच्चे अपन कह सकते हैं वातावरण में अंतःक्रिया करते हैं, वातावरण में क्रिया करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा वो ज्ञान निर्माण करता है। तो ये जो निर्मितवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद जो है, उसकी अवधारणा ये मानती है कि ज्ञान दिया नहीं जाता है, बल्कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कथन गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता था। जो ये अवधारणा थी वो अपन पहले मानते थे NCF 2005 से पहले, और विशेषज्ञों ने विशेषकर इसी चीज़ का सुझाव दिया था NCF 2005 में। फिर ज्ञान विभिन्न कौशलों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। और फिर इसके अंतर्गत क्या है, आपको सही पूछा गया, तो इसके अंतर्गत क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका सही हो गया ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? मैस्लो, एरिक फ्रॉम, कार्ल रोजर्स और फ्राइड। आपको समझना है इसका जो सही आंसर क्या होगा। व्यक्तित्व का टॉपिक है, NCERT जो बुक है 12th, उसमें से आपके लिए क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशाली व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। क्यों हो जाएगा? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का मतलब समझिए कि कार्ल रोजर्स है वो एक स्व की अवधारणा प्रकट करते हैं। स्व का मतलब क्या है कि आप कौन है। स्व का मतलब आप कौन है या आप अपने प्रति क्या धारणा रखते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि हम कौन है, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों को देखकर हम उनके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग यूनिक है, अद्वितीय है, विशिष्ट है। तो सबसे पहले हमको खुद को जानना होगा कि हम कौन है, हम कितना कार्य कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं भी होती है। कोई व्यक्ति 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसमें डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मेन चीज़ ये होती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमताएँ हैं। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा तभी वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको वो पूर्णतः काम में ले सकेगा, ठीक है। या पूरी क्षमताओं के साथ जब कार्य कब कर पाएगा? जब वो व्यक्ति अपने आप को जानेगा, अपने को जानते पहचानते हुए वो कोई टारगेट बनाएगा, तभी ये चीज़ संभव है। तो ये अवधारणा है कार्ल रोजर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने में बेहतर अवसर मिलते हैं, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, शिक्षार्थी केवल समूह में ही बेहतर सीखते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा निर्धारित किया गया है।
व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि बच्चों की जो विकास की दर वो सबकी अलग अलग होती है और वे सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अभी जो बात की थी मैंने कॉल रोजर्स की, उससे लगभग मिलती जुलती ये बात है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल दिया गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद और संरचनावाद। तो कौन सा है जिसमें तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों पर बल दिया गया है? यानी जो चीज़ें अवलोकित की जा सकती है, जिनका अवलोकन किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब, क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर बल देता है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो होती है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ चीज़ें क्या है? जिनको मैं देख रहा हूँ तो आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? निम्न में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी शिक्षक समाज और शिक्षक समाज एवं पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब ऑप्शन, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रम के ये 3 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन है शिक्षण अधिगम प्रक्रम को जो प्रभावहीन बनाता है? उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा कराना, शिक्षण पूरा कराना, पुनर्बलन एवं दंड का अनुचित उपयोग। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शिक्षण जो प्रक्रम है उसको प्रभावहीन बनाता है कि बार बार अपन इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके की ये आदत हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक और अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या होगा? ब होगा या द होगा, ये आपको सोचना है। तो देखिए अगर चीज़ों को अपन सिस्टमेटिक सोचते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा सोच लेते हैं तो गलत भी कर देते हैं। भाई सीधी सी बात है कि बालक को ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर अपन बाद में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? कौन होगा? शिक्षार्थी होगा, जैसे अपन बाल केंद्रित जो अपनी शिक्षा है उसके अंतर्गत बालक होता है। तो वह हो गया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा एक शिक्षक क्या कर सकता है? बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है और उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक को ज्ञान होगा तो ये सभी कार्य वो उसके माध्यम से कर सकता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे शैक्षिक परिदृश्य की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सेलेक्टेड जो मैटर है आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि अपन को यहाँ पे टाइम पास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है? विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि और साक्षात्कार विधि। तो बालक की कोई भी समस्या है पलायन करना, उस समस्या के वास्तविक कारणों को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है केस स्टडी विधि। जो भी किसी भी समस्या के नैदानिक क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली में से है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है अध्ययन की जो विधि केस स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है? आपके रिटमेंस में शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो भी है, बाकी अलग टॉपिक है ही, अधिगम चिंतन अभिप्रेरणा वाले। तो यहाँ पे कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? व्यवहारवाद वॉटसन, संरचनावाद वुंट, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स और गेस्टाल्टवाद जॉन ड्यूवी। तो इसका सही युग्म कौन सा नहीं है? ये द गेस्टाल्टवाद जो है वर्दीमर कॉफका और कोहलर उससे संबंधित है, यहाँ पे जॉन ड्यूवी दे रखा है। नेक्स्ट, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया है? देखिए निर्मितवादी रचनावादी जो है वो कौन कौन है? पियाजे भी है, वाइगोत्स्की भी है, ठीक है, और ब्रूनर भी है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सामाजिक निर्मितवाद, ठीक है, ज्ञान का निर्माण सामाजिक संदर्भ में होता है, इस बात के समर्थक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलबर्ग, बांडुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण, निर्मितवाद के संबंध में आपको देखना कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण अनिवार्य रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है,
अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है और अधिगमकर्ता अधिगम के लिए स्वयं सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। इनमें से आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है इन चीज़ों के बारे में, उसके आधार पे ये क्वेश्चन है। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप बार बार कर लेते हैं, इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेलीग्राम पे भी मैं आज ये जो PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन इसके संदर्भ में गलत है। कौन सा? ए ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान का जो संचरण अनिवार्य रूप से शिक्षक के द्वारा, ज्ञान का निर्माण क्या शिक्षक के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। ज्ञान का संचरण स्वयं विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है सक्रिय रहते हुए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी कौन सा चर है? आश्रित चर। प्रयोगात्मक जो विधि है उसके अंतर्गत 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं नियंत्रित चर। तो उसके अंतर्गत आपको पूछा गया कि विद्यार्थी का कौन सा चर है, तो विद्यार्थी जो होता है दोस्तों आश्रित चर होता है। रीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। रीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था और कई स्टूडेंट ने गलत किया, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि विद्यार्थी तो स्वतंत्र होता है, तो ऐसा समझ के उन्होंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो होता है आश्रित चर होता है, जो किस पे डिपेंड होता है? वो शिक्षक पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? शिक्षक पे डिपेंड होता है। और शिक्षक कौन होता है? स्वतंत्र चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए ज्ञान का विकास कर लेते हैं या ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन किसका? ब्रूनर का, वाइगोत्स्की का, पियाजे का और स्टर्नबर्ग का। देखिए, ज्ञान का निर्माण करते हैं, इस बात के समर्थक ब्रूनर, वाइगोत्स्की, पियाजे सभी है, लेकिन वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए, ठीक है, और अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो वो कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मनोविश्लेषण विधि में किस मन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है? अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, मनोविश्लेषण जो विधि है, मन का विश्लेषण करने की जो विधि है, उसमें केवल अचेतन मन के ऊपर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अचेतन मन जो होता है व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है। यहाँ पे व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं, उनको अचेतन में भेजता है। तो व्यक्ति का जो वास्तविक जो व्यवहार होता है, निर्धारित होता है, वो उसके अचेतन मन से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने से संबंधित है। तो या अपन कह सकते हैं सीखने सिखाने की अध्ययन करती है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ये परिभाषा किसका है? रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया और फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया। तो मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा और पूरी संभावना आपको इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन स्किनर, स्टीफन क्रोयो, जेम्स ड्रेवर। तो याद रखिए स्किनर है। स्किनर और इससे मिला जुला शब्द है स्किनर, सीखने सिखाने से। स्किनर का संबंध सीखने सिखाने। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। वस्तुनिष्ठ दो विधियां होती है, एक तो आत्मनिष्ठ विधियां और एक वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां वे होती है जिनके अंतर्गत हम व्यक्ति का व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकें। यानी वस्तुनिष्ठ विधियां वे होती है जिसके अंतर्गत 5 व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो लगभग उनमें से जो है वो समान रूप से देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई जानवर भोजन कर रहा है तो ये वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत है, क्योंकि वो सभी देख पा रहे हैं कि जानवर भोजन कर रहा है। लेकिन आत्मनिष्ठता के अंतर्गत क्या हो जाता है? वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग हैं 500, वो आत्मनिष्ठता का विषय है, क्योंकि वो देखी नहीं जा सकती, क्योंकि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। कौन सी? तो इसके अंतर्गत सही हो जाएगा आत्मकथा विधि। बाकी निरीक्षण, प्रयोगात्मक, प्रश्नावली जो विधि है वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, और आत्मकथा जो विधि है यानी अपने बारे में जो कुछ कहना, ये आत्मकथा विधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन से चिंतन के गुण के अंतर्गत आता है? हालांकि आपको पता हो रीटमेंट से आपका चिंतन वाला टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन चिंतन तरंगना का आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन डाले हैं। अभिसारी चिंतन का, अपसारी चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का, उपरोक्त सभी। देखिए कई बार अपन को सिलेबस से आउट भी अपन को कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। बेसिक आप इन चीज़ों को पढ़कर जरूर जाए। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना, तो ये आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। वस्तुपरक विश्लेषण करना, चीज़ों का सही और गलत, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के बारे में विश्लेषण जो करना, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार, भाषा और विचार उसके बारे में कौन से एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र होते हैं। भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। भाषा के बिना विचार संभव है, और शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको देखना है क्या होगा। तो भाषा जो है वाइगोत्स की सामाजिक सांस्कृतिक जो अपना जो सिद्धांत देते हैं संज्ञानात्मक विकास का, वो मानते हैं कि समाज और संस्कृति बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ ये है कि समाज और संस्कृति से बालक में होता क्या है, भाषा का विकास होता है। और भाषा जो होती है संस्कृति को प्रभावित करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है पूर्ण रूप से कि कहे कि भाषा होगी तो भी व्यक्ति विचार करेगा, चिंतन करेगा। बिना भाषा के भी व्यक्ति अपना चिंतन विचार कर सकता है। तो यहाँ पे एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र होते हैं, गलत है। भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है, ये भी कथन यहाँ पे गलत है। भाषा के बिना विचार संभव है, ये भी कथन गलत है। भाषा के बिना विचार संभव है, ये कथन गलत है। लेकिन इसमें ये है शुरुआती जो 2 समय है, 2 वर्ष का जो समय है, वहाँ पे भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन उस समय के बाद वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था का अंतिम चरण है। सृजनात्मक जो चिंतन अपन करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसका अंतिम चरण पूछा है सृजनात्मक प्रक्रिया का। सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑप्शन देखना है इनमें अंतिम चरण का, आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भवन। तो देखिए सबसे पहले क्रम की बात करूं तो मैं सबसे पहले आयोजन, फिर होता है उद्भवन, 3 नंबर पे होता है प्रबोधन, और फिर होता है प्रमाणीकरण। तो सबसे अंतिम चरण की पूछी बात तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, प्रमाणीकरण। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाता है। पियाजे का ये क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाता है। संवेदीपेशीय अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। शाब्दिक आधार पर देखिए एक समय ऐसा होता है तीसरी अवस्था में, यहाँ पे क्या होता है, बालक जो चीज़ें उसके मूर्त रूप से सामने होती है उन्हीं चीज़ों पर वो अपन कह सकते हैं तर्क कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, कौन सी, वो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पर बालक क्या होता है शाब्दिक आधार पर भी समस्याओं का समाधान कर सकता है, भले ही उसके सामने वास्तविक रूप से कोई समस्या ना हो या वास्तविक रूप से कोई उसके सामने वस्तु ना हो, तो भी वह अमूर्त रूप से समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी जो मनोविज्ञान है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान है वो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित, तो ये मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिंतन के साधन की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो चिंतन के साधन की सूची के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है, भाषा, प्रबोधन, संप्रत्यय, प्रतिमा। तो ये सभी इसके साधनों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो प्रबोधन है अभी मैंने बात की थी, सृजनात्मक प्रक्रिया की जो चरण है वो क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आता है, न कि साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के संबंध में सही कथन है। आपको देखना है अभिप्रेरणा के संबंध में इनमें से सही कथन। चालक आवश्यकता को जन्म देता है, मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं की बजाय जैविक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है। सही कथन देखना इसमें, आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला चरण नहीं है और संबंधित उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव का स्तर कम हो जाता है। तो सही कथन इनमें कौन सा है, तो इसका सही कथन हो जाएगा द। संबंधित उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव का स्तर कम हो जाता है। जैसे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके लिए नौकरी प्राप्त करना एक तनाव है एक तरीके का, कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन आपको मिल जाता है आपके वो जो तनाव है उसका स्तर कम हो जाता है। बाकी ये जो कथन है गलत है। क्यों? क्योंकि चालक जो इतना आवश्यकता को नहीं जन्म देता है, बल्कि आवश्यकता जो है वो चालक को जन्म देती है। दूसरा यहाँ पे कथन है, मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं की बजाय जैविक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है। यह कथन यहाँ पे गलत है। जानवर और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य क्या करता है कि सामाजिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है, मनुष्य क्या करता है जैविक आवश्यकताओं की बजाय सामाजिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है। आप देखते हैं अभी आपको भले ही भूख लगी हुई हो, प्यास लगी हुई, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो वैसी स्थिति में आप सिलेक्शन क्या है, आपको नौकरी लगना एक सामाजिक आवश्यकता है, ठीक है,
आप सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन जानवर जो होते हैं ना, उनके लिए सामाजिक कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो जैविक आवश्यकताओं पर बल ज़्यादा देते हैं। उनकी जो जैविक आवश्यकता है, भूख, प्यास, काम, नींद, ये उस पर ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन मनुष्य इनकी बजाय, ठीक है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर भी क्या है, वो अपनी नींद को खोकर भी वो सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। फिर है आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला चरण नहीं है, तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा का पहला चरण ही है, तो ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है? आपके सामने ऑप्शन है मैकडुगल, फ्राइड, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, सर वुडवर्थ और द मैक्लेलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकडुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता के उत्पन्न होने से उत्पन्न आंतरिक जो क्रियाशीलता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, या जो तनाव होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रणोद, आवश्यकता, उद्दीपक और प्रेरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रणोद, जिसको अपन कहते हैं ड्राइव, चालक भी कहते हैं इसको अपन, अंतर्नोद भी कहते हैं। तो क्लियर ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? इनमें से व्यक्तित्व का कौन सा लक्षण नहीं है? यह निश्चित रूप से स्थिर होता है, यह विशिष्ट होता है व्यक्तित्व, यह आंतरिक एवं बाह्य पक्ष को सम्मिलित करता है, ठीक है, और यह जन्मजात हुए व्यक्ति के विचारों का परिणाम है। देखिए, अपनी जो पर्सनैलिटी के बात की जा रही है, तो इसमें यह कथन गलत है। यहाँ पे कौन सा? यह निश्चित रूप से स्थिर होता है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है, अपेक्षाकृत हम इसको स्थिर कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसकी जो प्रक्रिया होती है वो गतिशील होती है। यह विशिष्ट होता है, तो बिल्कुल सही है कि व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, विशिष्ट होती है। और व्यक्तित्व के अंतर्गत केवल उसके आंतरिक पक्ष ही सम्मिलित नहीं होते, जबकि उसके बाह्य पक्ष भी सम्मिलित होते हैं। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। और यह जन्मजात, कुछ हमारा जो आज की जो पर्सनैलिटी है, जितनी जो भी व्यक्ति है उनकी पर्सनैलिटी जो भी है, पर्सनैलिटी का मतलब बाहरी सुंदरता से मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ गुण हमें जन्मजात रूप से अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में मिली, जैसे बुद्धि है वो हम जन्मजात है। अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो वो उसका एक जन्मजात गुण है, ठीक है। और उसके बाद उसको कैसा वातावरण मिलता है, वो क्या पढ़ता है, कैसे अपना माइंड डेवलप करता है, उस स्तर तक बुद्धि को कैसे विकसित करता है, ये डिपेंड करता है उसके वातावरण पे। तो ये दोनों का ही परिणाम है हमारा व्यक्तित्व है, तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटल ने अपने 16 शील गुणों में से मूल शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 12, 14, 16 और 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मूल शील गुण जो थे उनके अनुसार 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की। हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व, वाटसन, ऑलपोर्ट, गिलफोर्ड एंड केटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन कहता है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, क्योंकि वाटसन व्यवहारवादी है, और व्यवहारवाद ये मानता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अवलोकन करने योग्य होना चाहिए, उसको वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जा सके। अब बात यह है कि जो स्वाभाविक जो परिस्थिति होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। नेचुरल परिस्थिति कौन सी होती है? जहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन अकेले होते हैं, ठीक है, या अपन को कोई व्यक्ति देख नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में हम जो भी व्यवहार करते हैं वही हमारा वास्तविक व्यवहार होता है, वही हमारी वास्तविक पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटिस के अनुसार उत्साही, खुश मिजाज एवं आशावादी कौन से द्रव्य की प्रधानता वाले व्यक्ति की पहचान है? तो आपके सामने ऑप्शन काला पित्त, पीला पित्त, कफ द्रव्य एवं रक्त द्रव्य की प्रधानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त द्रव्य की जो प्रधानता वाली जो व्यक्ति है उनके ये महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्यक्तित्व का टाइप ए, टाइप बी वर्गीकरण किसने किया? ऑलपोर्ट, युंग, फ्रीडमैन एवं आइजिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीडमैन जो है, ठीक है, उन्होंने व्यक्तित्व का जो टाइप ए और टाइप बी के रूप में वर्गीकरण किया था। टाइप ए जो है एक तरीके से मोस्टली अंतर्मुखी टाइप वाले जो व्यक्ति है उससे संबंधित इनके गुण होते हैं, और टाइप बी जो है वो बहिर्मुखी वाले व्यक्तियों से संबंधित इनके अंतर्गत गुण देखने को मिलते हैं। फिर किसने प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों के रूप में किया? तो थॉमसन, मैस्लो, गैरेट एवं मैकडुगल।
तो प्रेरकों को जन्मजात एवं अर्जित रूप में बांटने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? मैस्लो। हालांकि इन्होंने अर्जित को फिर 2 भागों में बांटा था, सामाजिक और व्यक्तिक प्रेरकों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में सही कथन नहीं है। अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि साध्य है। अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया है और आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। अभिप्रेरणा की प्रकृति में सही कथन कौन सा नहीं है, आपको ये देखना है। तो अभिप्रेरणा एक उत्साह युक्त प्रक्रिया है। फिर अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि साध्य है। इसका मतलब यहाँ पे वास्तव में ये कथन गलत है। अभिप्रेरणा क्या है? साधन है। अभिप्रेरणा क्या है? साधन है। बल्कि ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? साधन नहीं है बल्कि साध्य है। समझिए, अभिप्रेरणा आपके लिए एक हथियार है, एक उपाय है, ठीक है। अब आप उस हथियार को किस रूप में काम में लेते हैं, अपने आप के पास ये चीज़ होना जरूरी है, लेकिन आप इसको किस रूप में काम में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभिप्रेरणा सिर्फ और सिर्फ साधन है, अब हम उसको किस तरीके से काम में लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे ये कथन कहा जा रहा है अभिप्रेरणा साध्य, यानी जो व्यक्ति मोटिवेट हो गया वो व्यक्ति सफल हो गया, ये जरूरी नहीं है। जिसको मोटिवेशन मिलेगा वो व्यक्ति सफल होगा, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड खुद के ऊपर करता है कि आप बाद में अपने आप को कितना मोटिवेट रख पाते हैं। फिर अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया है। तो हमारे पास हमारे जो सामने कई उद्दीपक होते हैं, कई वस्तुएं होती हैं, लेकिन हम सभी के प्रति प्रतिक्रिया करते नहीं हैं। हम उन्हीं चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये कथन भी क्या है यहाँ पे सही है। हमारे आवश्यकताएं कई है, एक समय में हमें भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी है। तो हमारे एक समय में कई प्रकार की हमारी जैविक और सामाजिक आवश्यकताएं होती है, लेकिन यहाँ पे उन आवश्यकताओं में से हमारा ध्यान कौन सी आवश्यकता पे होगा, कौन सी वस्तु पर होगा, यह डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकता का जो स्तर है, यानी चालकता का जो स्तर है किसका सबसे उच्च है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्रमबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है, यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और चिंता अनुभव करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा, आपको देखना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ये जो कथन है वो इसके अंतर्गत सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत सही है। समायोजन क्या है, व्यक्ति को संतुलन प्रदान करता है, और इसकी अनुपस्थिति व्यक्ति तनाव और चिंता अनुभव करता है, ये भी कथन इसके अंतर्गत सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि समायोजन आप सबको पता है, गेट्स की परिभाषा, एक समायोजन जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो प्रक्रिया है किस लिए है? जिम्मेदारी का स्थानांतरण करने के लिए। प्रतिरक्षा विवाद का साधन है, लगाव की प्रक्रिया है, और व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है, अहम रक्षा जो युक्तियां हैं, अपन जो भी युक्तियां हमारे लिए, प्रतिगमन, दमन, समन, तादात्मीकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, ये सब जो युक्तियां हैं उनको हम कहते हैं क्या? व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सा बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, संवेगों का दमन करना, और आचरण व्यवहार सीखना। तो ये बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। अगर बालक का स्वस्थ भावात्मक विकास करना है तो उसके संवेगों का दमन करने से डरने से बचें, या अपन कह सकते हैं कम से कम कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भग्नाशा का कारण है? कुछ क्वेश्चन जो पहले वाले जो मैंने टॉपिक वाइज करवाए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है, तो और होना जरूरी भी है, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए एक मजबूत बनती जाती है। सामाजिक कारणों से भग्नाशा हो सकती है, नैतिक आदर्श जो होते हैं वो हमारे भग्नाशा का कारण बन सकते हैं, हमारी विरोधी इच्छाएं हैं वो भी भग्नाशा का कारण बन सकती है, उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी कारणों से हमारे कार्यों में रुकावट बन सकती है। सामाजिक कारणों से हमारे खुद के नैतिक आदर्श हमारी सफलता में बाधक बन सकते हैं, विरोधी इच्छाएं भी। क्योंकि आपको पता हो कि बैलेंस जरूरी है। अपन आदर्शवाद की स्थिति में आ जाते हैं, अति आदर्शवाद, तो वो हमारे स्वयं के लिए ही घातक बन जाती है। या अपन कह सकते हैं हमारे लिए वो उस समय भले ही कुछ समायोजन का कारण नहीं बने हमारा आदर्शवाद, लेकिन एक समय के बाद में हमारा आदर्शवाद जो होता है दोस्तों, ये हमारी समस्याओं का कारण बन जाता है। तो यथार्थवाद जरूरी है आदर्शवाद की बजाय, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए और कुसमायोजन से बचाने के लिए। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय आपको यहाँ पे पूछा गया है। विश्लेषण एवं निर्णय, मार्ग बदलना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और प्रक्षेपण। अप्रत्यक्ष उपाय की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रक्षेपण जो युक्ति है वो अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आती है। बाकी विश्लेषण निर्णय ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं। बाधाओं को दूर करना, मार्ग बदलना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन एवं विश्लेषण एवं निर्णय। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिनीसोटा जो परीक्षण है निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उदाहरण है? लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, यांत्रिक परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लिपिकीय अभिक्षमता जो परीक्षण है उसका पता लगाने के लिए भी अपन मिनीसोटा परीक्षण का उपयोग करते हैं और व्यक्तित्व के अंतर्गत भी MMPI परीक्षण प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसके अनुसार बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है? इसका सही आंसर क्या होगा? वेसलर, इबिंगहॉस, रोस, जेनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जेनसन की परिभाषा है। महत्वपूर्ण परिभाषा आप ध्यान रखिए, बुद्धि बिजली के समान है। किसकी परिभाषा? ये जेनसन की परिभाषा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित, स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन आप सबने देखा है कि लगभग जो क्वेश्चन है पूरे अप्लाइड टेक्निकल क्वेश्चन है, पूरे NCERT बेस्ड भी क्वेश्चन है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से ये उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगले जो वीडियो के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी जो मैंने टॉपिक करवाए हैं सभी जो है उनका लेवल कुछ हटकर है। आपके लिए एक सिलेक्शन का जो है सेलेक्टेड मैटर यहाँ पे मैं आपके लिए अपलोड करूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो बुद्धि का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन से संबंधित, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? विशिष्ट योग्यताएं सभी में प्राय अलग अलग देखने को मिलती है। सामान्य कारकों की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। दो कारक होते हैं आपको पता है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारकों को व्यक्ति की सफलता का आधार माना और एस कारक जो विशिष्ट कारक की सफलता सामान्य कारक पर निर्भर करती है। तो देखिए कथन अलग अलग निकालते रहिए। सामान्य कारक जो है विशिष्ट कारक की सफलता किस पर निर्भर करती है? सामान्य कारक पर। यह भी कथन सही है। आपको देखना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्पीयरमैन ने फिर देखिए जो है विशिष्ट योग्यताएं सभी में प्राय अलग अलग देखने को मिलती है, ये भी सही बात है। सामान्य कारकों की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, ये भी कथन सही है। जी कारक जो है ठीक है उनकी प्रकृति अपेक्षाकृत कैसी होती है? स्थिर होती है। और विशिष्ट कारक जो होती है सभी लोगों में अलग अलग देखने को मिलती है और उनकी जो प्रकृति होती है अस्थिर होती है। फिर है और व्यक्ति की सफलता के लिए जो जी कारक होता है सामान्य कारक वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे जो कथन है वो इसमें गलत कथन लिख रखा है मैंने। क्या है कि स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारकों को व्यक्ति की सफलता का आधार माना, जबकि व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? सामान्य कारक है। यहाँ पे देखिए दूसरा कथन मैंने दे रखा है कि विशिष्ट कारकों की सफलता का आधार क्या है? जी कारक है। तो इसके अंतर्गत हो गया क्लियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का जो पास मॉडल है वो किसने दिया? पॉल कोस्टा, जेनसन, जेपी दास एवं स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पास मॉडल है बुद्धि का वो जेपी दास एवं नागलिरी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। आप ये देखते कुछ हटकर नए क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों के आने की संभावना रहती है और वो आपके लिए कुछ बेनिफिट भी होता है उनका। कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? आपको प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी है। उन्नत तार्किक चिंतन होता है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा, सामान्यीकरण व विभेदन की श्रेष्ठ योग्यता और प्रोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक जो है उसकी विशेषता कौन सी है? तार्किक चिंतन भी उच्च होता है, स्वयं अपने आप को अभिप्रेरित कर सकते हैं,
और चीज़ों को समझकर उनका एक सार रूप निकालना सामान्यकरण है और विभेदन करने की जो योग्यता इनमें श्रेष्ठ योग्यता होती है, तो उसके आधार पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। रीट 2016 में क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण से और समूह निर्देशन से। आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं समरूप तत्व है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जो है अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित है, और ये जो अवधारणा दी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था किसने दी थी, ये दी थी थॉर्नडाइक ने, समरूप तत्व सिद्धांत, ठीक है। और ये गौण नियमों के अंतर्गत भी जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे जो जिसको अपन एनालॉजी थ्योरी कहते हैं, अपन कह सकते हैं उसको गौण नियम के आत्मीकरण का जो नियम कहते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव देखना, उसके किस भाव को दर्शाता है। पराई निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति एवं दोहराने की प्रवृत्ति। वस्तुओं को वो तोड़ फोड़ करता तो कहीं ना कहीं उसकी जानने की इच्छा रहती है, इसलिए उसके अंतर्गत जिज्ञासा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है, शेष अवस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को और बाल्यावस्था को। इसका देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। स्फूर्ति जो अवस्था है वो किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बाल्यावस्था जो होती है, स्फूर्ति अवस्था कहते हैं इसको अपन, और ये गेम एज कहते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। ऊर्जा का जो अपन कह सकते हैं, इसमें बालक में सबसे ऊर्जावान होता है अपन कह सकते हैं, और वो उन कार्यों को खेल की दिशा में लगाता है या उपलब्धियों की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत। भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन के, शारीरिक पेशी विकास, समस्या समाधान में और विचारात्मक प्रक्रिया। तो ये देखिए तो मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा किससे संबंधित है, विचारात्मक प्रक्रिया से संबंधित, तो इसके अंतर्गत द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। और 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये क्रो ने कहा था। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसकी है, वुडवर्थ, रॉस, एनास्टेसी एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉस जो है, उसकी ये परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको ध्यान में रखिए। और आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज फर्स्ट में 500 क्वेश्चनों में, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, लेवेटर, फ्रांसिसी गाल्टन, विलियम स्टन और अल्फ्रेड बिने। दोस्तों आप अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, अपने आप तक इन चीज़ों को सीमित नहीं रखें, स्वार्थी ना बने, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। आगे देखिए इसमें, तो इसका जो सही आंसर है, बुद्धि परीक्षण का जो जन्मदाता उसको अपन किसे कहेंगे, अल्फ्रेड बिने जो है उनको अपन बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहते हैं। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताएं कैसे थे क्वेश्चनों का लेवल, और आपके लिए लगभग इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अपने दोस्तों तक इनको जरूर शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं।